नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रमनीक सिंह मान साहब। उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमनीक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, राम राम साहब। सत श्री अकाल। मान साहब, ये पाकिस्तान में भूकंप क्यों आ रहे हैं? तमाम तरह की चर्चाएं हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। और मिस्र के, अमेरिका के कुछ जहाज भी इधर टहलते देखे गए हैं। पूरा माजरा क्या है? माजरा तो ये है कि वो करियाने की दुकान थी वहां पे पहाड़ों में एक, उस करियाने की दुकान में गोलियां थी, गोटियां कह लो, गोलियां कह लो, नट्स कह लो, वो फोड़ दिए गए। अब जब वो फूटे तो झटके लग रहे हैं उसके फूटने के। कुल मिला के माजरा ये है। बाकी इशारा मैंने कर दिया, समझने वाले आपके जो श्रोता हैं, आपको सुनने वाले बहुत समझदार लोग हैं, समझते हैं कहाँ जा रही है बात। तो अब आज जो वो जो जला है, फटा है, टूटा है, फूटा है, उसके लिए बरनौल से मिलती जुलती एक चीज है जो मंगाई जा रही है मिस्र से, और उसका उपयोग वहां पे किया जाएगा, सेका जाएगा थोड़ा उसको। पर इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ये बहुत लंबे समय तक, मैं यानी कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाता जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाली कई पीढ़ियां, कई पुश्तें जो हैं पाकिस्तान की, वो इन तारीखों को, ऑपरेशन सिंदूर को तो कम से कम याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान भूलने नहीं वाला। मतलब ये देखिए, बेगैरत कौम है, मुनाफिक कौम है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। कहानी क्या है चो साहब, के साथ जो इस जी बार बनी ना, वो बहुत जबरदस्त बनी। और कैसे बनी वो बता देता हूँ आपको। जैसा कि मैं जी जी। जो फौजी है वो समझ जाएंगे। तो जब उस्ताद हाथ में रिवॉल्वर देता था, अब तो खैर पिस्टल आ गई, तो उस्ताद हाथ में रिवॉल्वर देते वक्त बोलता था कि साहब इसके अंदर 6 गोली पड़ती है, पर इसको चलाने के लिए 8 गोलियां चाहिए। तो वो जो 2 गोलियां है ना, वो चलाने वाले की अपनी गोली के ऊपर रेफरेंस था। ठीक है? तो कहता कि साहब और तो सब ठीक है, ये हथियार भी मिल जाएगा, ये पीतल की गोली भी मिल जाएगी, पर जो 2 गोलियां हैं वो हमारी ट्रेनिंग देगी तुम्हारे को। अब उनकी वो 2 गोलियां तो आपने छीन ली। अब नपुंसक सरकार और नपुंसक लोग क्या कर सकते हैं? वो बस ये है कि लंदन में अपने झंडे ला सकते हैं, काले काले गोल गोल गुलाब जामुन और रसगुल्ले बांट सकते हैं, और क्या है उनके पास? कुछ नहीं रह गया। ये अपनी मौत का जनाजा, ये अपनी नाकाबी का जो जुलूस है, ये अपनी हार का जो सेलिब्रेशन है, वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज से कई साल पहले कहा था कि सबसे खतरनाक कौम है पाकिस्तानी। दुनिया की सबसे खतरनाक कौम पाकिस्तानी है। कारण एक तो बेवकूफ, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट। और वो जो बात तब कही थी वो आज सिद्ध हो रही है। इतने मूर्ख हैं, इनको डीजी आईएसपीआर जो चूरन चटा रहा है वो चाट रहे हैं। और उनकी दिक्कत भी है साहब, आप समझिए एक बात को। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक ऑर्डर में जनरल आसिफ मुनीर को वो कुव्वत, वो ताकत, वो पावर दे दी है जिससे वो किसी भी सिविलियन को अरेस्ट कर सकता है और आर्मी लॉ के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। किसी भी सिविलियन में उनके वजीर आजम, उनके वजीर दफा, उनके वजीर खारजा, वजीर दाखिला और उनके सदर सब आ जाते हैं। तो उनका जो एटीट्यूड आप देख रहे हो, उसके पीछे की ये कहानी है, बिल्कुल लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। और अमेरिका या वेस्ट कह लीजिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ चोई साहब कि पाकिस्तान इज अ इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। ये उनकी हराम की औलाद है पाकिस्तान। ये इसको नहीं होना चाहिए था, ये है। और इसको जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास और कोशिश जो है वो वेस्ट के लोग करते हैं, चाहे वो बेल आउट पैकेजेस की सूरत में हो या चाहे इनको मरते हुए को बचाने का प्रयास हो। जी चो साहब। मान साहब, आमतौर पर अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए कई बार आदमी बंदूक खरीद लेता है, राइफल खरीद लेता है, रिवॉल्वर और पिस्तौल खरीद लेता है। लेकिन उस पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक और राइफल की भी तो हिफाजत करनी आनी चाहिए ना आपको।
उसका शऊर आना चाहिए आपको। अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो फिर तो उसके पास डबल ट्रिपल हथियार हो जाएंगे ना, सर वो तो उड़ा बात देगा ऐसी आपको। है, बात ऐसी है कि इस बात का तो खैर मैंने जवाब दे दिया आपको। पिस्तौल रिवॉल्वर खरीदना आसान होता है, खरीद लिया आपने, चोरी कर ली, कहीं से उठा के ले आए, आपने वो बस वो कॉपी पेस्ट करके घर पे बना ली। पर चलाने के लिए जो दम चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो और उसको संभाल के रखने के लिए जो कुवत चाहिए, वो आपको लाइसेंस नहीं मिलता जब तक आप ये सिद्ध ना कर दो कि आपके पास आपके घर के अंदर एक सुरक्षित स्थान है जिसमें आप इस हथियार को रख सकते हैं। और ठीक वही हुआ पाकिस्तान के साथ कि वो अपने हथियारों को सुरक्षित नहीं रख पाए। और उसका जो, मैं एक बात तो साहब माननी पड़ेगी कि जो जब से डीजीएमओज ने 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो 2 दिन में उन्होंने एकदम, जिसे कहते हैं ना कि नैरेटिव पलट दिया है पकड़ के। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज जो है उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र से करी, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आगाज है वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति में से, कृष्ण की चेतावनी में से उन्होंने जो पंक्तियां ली हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आके मरण होगा। तो इसमें ना शुरू में आता है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये जो कहानी है ना, देखिए आगे क्या होता है। हमने बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने इनकी जो हमारी तरफ डायरेक्टेड थी आतंकवाद, उसको हमने बहुत सा, हम विक्टिम रहे हैं आतंकवाद के, और ये अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं आतंकवाद का। और एक दिलचस्प चीज और जो इसमें निकल के आई कि जो कॉन्फिडेंस और जो आत्मविश्वास तीनों डीजीएमओस का दिखा आपको, उससे साफ पता लग रहा था। और जब ये स्पेसिफिक सवाल जिसके पर से आपने बात शुरू करी कि अमेरिकी जहाज वहां पे क्या कर रहे हैं और मिस्र से वो जो विशेष केमिकल है वो क्यों मंगाया जा रहा है, तो इसके जवाब में बड़े बिल्कुल सहजता से, अच्छा वहां पे है क्या, हमको नहीं पता। मतलब ऐसा हो सकता है कि ना पता हो कि न्यूक्लियर आर्सेनल इन्होंने कहां स्टोर कर रखा। और आप देखिए कि जिस दिन सवेरे आप उनके 11, आप देखिए ना कि कितनी ब्रूटैलिटी के साथ, और कितने, मतलब आप देखिए गए और आए। स्कार्दू में तो हमारे रफेल गए हैं, उनको मार के वापस आए हैं स्कार्दू में। वो ऐसा भी नहीं हुआ, देखो एडमिट कोई नहीं करेगा, ऑपरेशन गोइंग ऑन है, कि यहां से मिसाइल मारी स्कार्दू, तो मतलब पत्थर फेंकोगे तो स्कार्दू पहुंच जाएगा, तबीयत से उस जगह फेंक बिल्कुल। दोगे। तो इनकी एयर स्पेस को ब्रीच किया, इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ब्रीच किया, इनके सैन्य ठिकानों पे इनके नॉन स्टेट एक्टर्स को टारगेट किया। सिर्फ टारगेट नहीं किया तो इनके सिविलियंस को नहीं किया। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर सिर्फ सिविलियन इलाकों को टारगेट किया कि इनका शहरियों का, सिविलियंस का, नागरिकों का मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा। देखिए ये फर्क है दोनों देशों के समझ में, या दोनों ऑपरेशंस के तरीके में या तरीकोकार के अंदर, ये अंतर है। बाकी ये है कि जितनी इनकी ठुकाई हुई सर, 90 मिनट के अंदर 11 अहम टैक्टिकल एयरफील्ड्स उड़ा देना। और ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हो और उसका टैक्टिकल एयरफील्ड 1, 2, 10, 11 1.5 घंटे के अंदर साफ उनकी जहाज उड़ा के भारत तक आने की हैसियत, कुवत खत्म हो चुकी थी। ऐसा तो इजराइल भी नहीं कर पाया है आज तक मान साहब। नहीं, ऐसा विश्व के किसी देश ने नहीं किया, अमेरिका भी नहीं कर पाया। अमेरिका का अपना जहाज, उनका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हूतीज के अटैक में आया, और वो उस हूती के अटैक को डज करने के लिए उन्होंने एक शार्प कट लिया। जहाज जब शार्प कट लेता है, और वो एक मोड़ उनको 5 बिलियन का पड़ा, उनका ऊपर खड़ा हुआ जहाज पानी में पड़ गया। पानी के जहाज में हवाई जहाज था खड़ा हुआ, वो कोने में था, वो पड़ गया नीचे पानी में, उनका नुकसान हुआ है। इजराइल के पास ये ताकत नहीं है, चीन के पास ये ताकत नहीं है, अमेरिका के पास ये ताकत नहीं है। मैं क्यों कहता हूं अमेरिका के पास नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो पैट्रियट या थर्ड इन्होंने यूज करनी है, वो यूक्रेन में यूज हुई है, इस्तेमाल हुई है।
हमारा जो मल्टी लेयर है, अभी तो हमने ए सैट इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने शायद वहां तक जाना ठीक नहीं समझा होगा, क्योंकि फ्री हैंड दिया था डीजी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, सेना अध्यक्षों को, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ को और सीडीएस साहब को। इनके पास सारे इख्तियार थे। हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो अभी हमने डिस्प्ले ही नहीं करी। अब छोड़ दी, मैं अग्नि की और शौर्य की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी तो हम सुपरसोनिक में, हाइपरसोनिक पे गए ही नहीं। हम तो सिर्फ अभी ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं जो 3.2 मार्क पे उड़ता है, यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा। यानी कि आप और मैं अगर बिल्कुल साथ बैठ के बात कर रहे हो, तो जितनी देर में आप मेरी आवाज सुनेंगे उतनी देर में तो ब्रह्मोस 3 बार आना जाना कर लेगी, मतलब इतनी स्पीड। बिल्कुल। तो भाव कहने का ये है कि जो सबसे बड़ी ताकत है भारत की वो है ए सैट। ए सैट है एंटी सैटेलाइट। तो ये जितने मिलिट्री के उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं, ये ड्रोन है, जीपीएस है, वो कैसे भारत के अंदर टैक्टिकल एयरफील्ड को देख रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, वो सैटेलाइट से। हमारे पास आज ये ताकत है कि हम इनका हर एक सिविलियन और हर एक फौजी सैटेलाइट गिरा सकते हैं। ये जितना तमाशा ये कर रहे हैं ना पीटीवी के ऊपर, ये अपन के इनके जो लोकल टेलीविजन चैनल्स हैं, इनके सारे चैनल ब्लैकआउट हो जाएंगे, इनके सारे मिलिट्री ऑपरेशंस ब्लैकआउट हो जाएंगे जो सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं, जीरो। और ये जो सैट फोन इस्तेमाल करते हैं, खत्म। अभी तो वो ताकत हमने इस्तेमाल ही नहीं करी। अभी तो सिर्फ हमने ये बताया है कि जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उसका आप कह लीजिए कि ये अगर हमारी पूरी ताकत है ना, तो उसका इतना हिस्सा अभी हमने इनके ऊपर प्रयोग नहीं किया। इतना, नॉट इवन 10%। और 3 दिन में पाकिस्तानी फौज की तो साहब आप क्या सुनेंगे मेरे से, इनकी हैसियत नहीं है जंग में आने की, उतरने की, लड़ने की हैसियत नहीं है। एयर सुपीरियरिटी होती है तब फौज अंदर जाती है, जब आपकी एयर डोमिनेंस ही खत्म होगी। पाकिस्तान फौज के हाथ खड़े हो गए, साहब हम नहीं लड़ सकते भारत के साथ, हमारी औकात ही नहीं है। अंग्रेजी में बोलते हैं दे शिट इन देयर पैंट्स। उसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो थोड़ा शब्द ऐसा लगता है सुनने में, अंग्रेजी थोड़ी रिफाइंड लगती है। वो अपनी पतलूनों में हक गए जी कि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते। पाक फौज एक दिन नहीं आगे आई, सिर्फ सिविलियन एरियाज में आर्टिलरी शेलिंग करी उन्होंने। वो ऐसे देखिए, ये वो मुनाफिक फौज है, ये मुनाफिक कौम है कि हमारे पहलगाम के अंदर आतंकवादियों को भेज के, अपने पूर्व सेना के लोगों को भेज के, वो निहत्थे नागरिकों को धर्म पूछ के मारा। उसके बाद लड़ाई सीधी फौज से नहीं बोल रह सकते, तो सिविलियन एरियाज में। तो जो आतंकवादी पहलगाम में आके हमारे नागरिकों को मार गए और पाक सेना जो हमारे नागरिकों को मार रही है, उनमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आप नॉन स्टेट एक्टर्स को, हमने पहले दिन क्लैरिफाई किया कि हमने सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स को एंगेज किया है, हमने 9 ठिकानों के ऊपर बम वर्षा करी है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अगर हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं करना चाहते, तो डीजीएमओ साहब ने बताया कि मैंने अपने काउंटर पार्ट से बात करी और वो फ्यूरियस था, वो भड़का हुआ था, तो उन्होंने जो किया तो हमने जवाबी कार्रवाई करी। सो कुल मिला के बात ये है साहब कि पाक फौज, पाक नेवी और पाक एयरफोर्स, ये तीनों ही, कोई इनकी हैसियत भारतीय सेना के सामने नहीं है। और सबसे बढ़िया तो मुझे लगे जो डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस थे, इतनी बुरी तरीके से कोई किसी को धमकाता थोड़ा था जितनी बुरी तरीके से वो धमका गए कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल शरेआम खुले में बोल दिया कि अभी तो हमारी बारी नहीं आई, हमारी जब बारी आएगी तो खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मान साहब, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन की बात आ रही है, ये तो अपने आप में बहुत गंभीर और खतरनाक स्थिति है, और इनको अपना पूरा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बंद करना पड़ेगा। वहाँ तो लोगों की एंट्री तक बंद हो जाएंगी, आसपास के कई कई किलोमीटर तक वहाँ कोई घुस नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अब ये डंप हो जाएगा, इसको नष्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जब अंदर जाएंगे, एक्सेस करेंगे, तब ना उसको डंप को खराब करेंगे या उसको नष्ट करेंगे। जब आपकी टनल की ओपनिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई है और अंदर पड़ा हुआ आपका आर्सेनल, मैं ये बोल दूं कि साहब फट तो नहीं रहा, पर वो अंदर पड़ा पड़ा फुसफुसा रहा है,
फुसफुसा रहा है, वो कभी भी उसके अंदर से एक मेजर लीक हो सकता है। और मेजर लीक का भाव ये है कि अगर मेरी असेसमेंट यदि ठीक है, तो आने वाले समय में सरगोदा और उसके आसपास के इलाकों के अंदर इनको इवैक्यूएशन प्लान करनी पड़ेगी, सिविलियन इवैक्यूएशन। और उसका रेडियस 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि लीकेज कितनी है और कौन सा मौसम है। तो डिपेंडिंग, और ये जिस तरीके से देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो अमेरिका और मिस्र वाले मिलके फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं ताकि ये संभल जाए, किसी तरीके से रेडिएशन काबू में आ जाए। पर नहीं होती तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है इनका, पाकिस्तान का, वो बिल्कुल इनहैबिटेबल हो जाएगा, यानी कि रहने के लायक नहीं रहेगा। जैसे कि यूक्रेन के अंदर क्रेनोबिल करके एक क्षेत्र है, जब सोवियत रशिया होता था उस वक्त एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ब्लास्ट हुआ था। तो क्रेनोबिल एक बहुत हंसता बसता चहलता शहर था, आज वो एक बिल्कुल गोस्ट टाउन जिसको बोलते हैं ना, वैसा बन चुका है। तो पाकिस्तान के कुछ शहर जो हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग गोस्ट टाउन्स, कि वहां पे इंसानी आबादी रहने के लायक नहीं रहेंगे वो शहर। चोई साहब, और ये अमेरिका अचानक क्यों सक्रिय हुआ? उसको इस बात का डर था कि अगर न्यूक्लियर इनका पावर प्लांट उड़ा दिया अगर, तो प्रलय ही होगी फिर तो। पावर प्लांट नहीं, पाकिस्तान। पावर प्लांट नहीं, न्यूक्लियर आर्सेनल है। हाँ जी, हाँ वो जी। देखिए, सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट का जो ग्रेड होता है यूरेनियम की इनरिचमेंट का, और जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है, उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और मैं जो क्रेनोबिल की बात कर रहा हूँ, वहां पे सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट था, वो नष्ट हुआ था। उसके बाद इतनी बड़ी बर्बादी आई। तो यदि जो मिलिट्री ग्रेड का यूरेनियम जब लीक होगा, और अमेरिका हरकत में इसलिए आया कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये है तो मुनाफिक कौम है, कि इनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, इनके हथियार हैं, वो कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ना चले जाएं, जैसा कि इन्होंने कहा है। अमेरिका का जो बटन प्रेस किया इन्होंने, सब हमारे यहाँ पे ये हो गया और हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और इंडिया इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस शब्द का अर्थ होता है कि वो हट ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, वो मारते ही जा रहे हैं, हमारे को मारते ही। इंडिया इज रिलेंटलेस, यू हैव टू पिच इन एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, पर ये आपको खुद करना पड़ेगा, हम इसके अंदर नहीं पड़ सकते। फिर जब ब्रीफिंग में बताया गया कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर ये चीजें ऊपर के लेवल पर डिस्कस हुई हैं, उसके बाद जो है, इसको युद्ध विराम नहीं कह सकते टेक्निकली, सीज फायर नहीं है, बिकॉज सीज फायर एक एग्रीमेंट होता है जो कागज के ऊपर लिखा जाता है, उस पर दोनों पार्टियों के साइन होते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 तारीख की, फॉलो इसलिए थी कि हमने सिर्फ आज तक के लिए कहा था कि हम 2 दिन के, 12 तारीख को हम स्थिति को रिव्यू करेंगे। और स्थिति के रिव्यूअल में मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रंप ने किया वो करता है, उसका अटेंशन लेने का तरीका है कि साहब मैंने ये करा दिया, सीज फायर करा दी। भारत के किसी भी तरफ से ये आज तक शब्द नहीं प्रयोग किया गया कि सीज फायर है। हमने कहा कि हम यहां से अब गोली नहीं चलाएंगे, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली चली तो गोला चलाएंगे। सही। उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मूड क्या है आज। भारत कोई, वी आर नॉट रिलेंटिंग, हम लोग रुक नहीं रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक वो न्यूक्लियर के चक्कर में या किसी भी कारण से जो भी बात रही हो, उसको हमने अभी वी हैव गिवन देम सम टाइम। और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ट्वीट किया था, आप ध्यान से उसको देख लेना, वो बोलते हुए थोड़ा अजीब लगता है, कि हमारे हाथ में पाकिस्तान की गोटियां थी, ऐसे पकड़ रखा था हमने पाकिस्तान को, और छोड़ने से पहले हमने उसको काट के और फिर छोड़ा पाकिस्तान। तो अभी उनकी वो ताकत, वो जो बार बार हमारे को धमकाते थे न्यूक्लियर को लेके, अभी वो नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान अकेला इस्लामी देश था जिसके पास वो आत्मी कुव्वत बोलते हैं जिसको, न्यूक्लियर पावर थी। और शायद वी विल हियर वेरी सून दैट पाकिस्तान, शायद वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होने में सालों लग जाए, बट हमारे पास कंफर्मेशन है। जो चेहरों पे हंसी है या जो मुस्कुराहट है, वो ये बयां करती है कि हमने जो करना था हम कर चुके हैं। और जो अमेरिका की और मिस्र की फिक्र है, वो भी इस बात को इस दिशा में देती है। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर चोट लगी है, मैं समझता हूँ, वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लगी है।
जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके JF-10 JF-17 है, जो HQ-9 है, उनके उनके जो अफ्रीका से ऑर्डर्स थे, उनके अफ्रीका से ऑर्डर्स जो है वो खतरे में पड़ गए हैं। और इंडिया ने टेक्नोलॉजिकली, और मैं आपको बताऊं साहब कि इसके अंदर DRDO के उस हर एक टेक्निकी रिसर्च फैसिलिटी के साइंटिस्ट्स को मेरा सलाम, मेरा सलूट है। उन सबको, जो छोटे से छोटा एक कारीगर भी है जो वहां पे सिर्फ सामान यहां से वहां रखने का काम करता है, असेंबली लाइन के ऊपर खड़ा काम कर रहा है, और उस फैक्ट्री और उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हर एक सैनिक और सिविलियन व्यक्ति को मेरा सलूट है। जय हिंद साहब, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल जो सही हमारे है। बहन भाई वहां पे हैं, कल भारतीय तकनीकी दिवस था, हमने 1998 में कल ही के दिन यानी कि 11 मई को पोखरण के अंदर परमाणु जो है परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे। तो उस नाते से भी आप सबका बहुत धन्यवाद, जितने आप लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भारत का सिर ऊंचा किया है। आज अगर हमारी तीनों सेनाएं, इस बात पे हम गर्व करते हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। ये जो हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमारा अपना है। और जो पुराने हथियार थे, स्वीडिश थे, रशियन थे, उनको ऑटोमेट करना, उनको एक सिंगल ग्रिड के ऊपर लेके आना, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को 5 लेयर का बनाना, और 6वीं लेयर जो है वो अंतरिक्ष तक का, जो आपने सिर्फ भारत का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको आपने सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, आपने अंतरिक्ष तक के लिए आपने इसको केटर किया। तो आप सबको बहुत बड़ा सलूट है। और इसके अंदर जो हमारी लीडरशिप है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से फंड्स को रिलीज करना शुरू किया, जिस प्रकार से आपने इसरो को, DRDO को और तमाम तकनीकी इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग दी, पैसा दिया, फ्री हैंड दिया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बड़ा सलूट है साहब, कि उनके इंटरवेंशन के बिना ये काम नहीं हो सकता था। और एक और खबर है कि 18 तारीख को प्रीपोन कर दिया है एक सैटेलाइट इमेजिंग, जो सैटेलाइट है वो हमारे मिलिट्री पर्पसेस के लिए, उसको थोड़ा सा देर में करना था, 1-2 महीने बाद, पर अब वो 18 को लॉन्च हो रही है, उसका लॉन्च जो है प्रीपोन कर दिया। तो ये तमाम चीजें भारत को सशक्त करती हैं, मजबूत करती हैं, और हमारे सेना को मनोबल देती है, हमारे तमाम नागरिकों को, सिविलियंस को, आपको, हमारे जैसों को ये संतुष्टि होती है कि हमारा जो पूरा का पूरा साइंटिस्ट या जो हमारा साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, जो रिसर्च में लगी है। देखिए, ये मिलिट्री की बात हो रही है आज, पर आप याद कीजिएगा जिस वक्त कोरोना काल आया, जब देश पे संकट प्रलय आया, तब भी कोविड वैक्सीन भारत में बनी। आज देश में संकट प्रलय आया तो हमारे देश के अपने बने हुए हथियार हमारे को बचा रहे हैं, और हम अंतरिक्ष तक मार करने की क्षमता रखते हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कह लीजिए, अपने जो डेवलपमेंट करने वाले इदारे हैं उनको कह लीजिए, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। और मान साहब, ये हमारी सुलझी हुई लीडरशिप है जिसने अमेरिका की भी लाज रख ली और चीन की भी लाज रख ली। F-16 का जिक्र नहीं किया और JF-17 का भी जिक्र नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, अभी ऑनगोइंग है ऑपरेशन, और हम ऑनगोइंग ऑपरेशन के अंदर कभी भी ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं शेयर करते। ये हमेशा, देखिए, ये जब कंक्लूड होएगा तो इसके अंदर से इतनी चीजें निकल के आएंगी, और मैं आपको बताऊं कि रूमर्स आर मोर डेंजरस देन द रियल ट्रुथ। क्या होता है, कहानी क्या है, एक तो उनका वर्जन है पाकिस्तान का, एक चाइना का वर्जन है, एक USA का वर्जन है, और एक जो हमने बोला, पर एक जो इन सब से हटके चीज होती है वो है सच्चाई। और मैं आपको बताऊं, सबसे खतरनाक होती है सच्चाई। सच्चाई हमको भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है, चीनियों को भी पता है, अमेरिकियों को भी पता है, और दुनिया के अंदर जितने बड़े देश हैं, हर एक दुनिया के स्टेक होल्डर को पता है कि सच्चाई क्या है, कि पाकिस्तान इसमें भयंकर तरीके से ठुका है, पिटा है, भयंकर तरीके से। और HQ-9 इनका फेल हुआ है, HQ-16 इनका फेल हुआ है, कोई मिसाइल सिस्टम काम नहीं करता है पाकिस्तान में, जो चीनी मिसाइल। अच्छा, यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकी इक्विपमेंट है वो पिटा। आज की डेट में अगर विश्व के अंदर ये सिद्ध हुआ, ग्लोबली इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड that there is any defense equipment in the world which is the best or the top class, it is Indian। यानी कि विश्व स्तर पे ये सिद्ध हो गया कि कोई अगर सैन्य उपकरण है, वो विश्व में भारत से अच्छा कोई नहीं बनाता।
वो असरदार है। आयरन और डोम से बेहतर है हमारा आकाश। अब तो लाइन लगने वाली है हमारे यहाँ तकनीकी की जानकारी लेने के लिए, खरीदने के अब लिए। तकनीकी जानकारी का तो मुझे पता नहीं, पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत जल्दी आगे जाने वाला है। एक बात और बताइए मान साहब, ये न्यूक्लियर अपने हथियारों का धौंस दिखा करके ब्लैकमेल करते थे और आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे कि सेना की खाल बची रहे, उसको फ्रंट फ्रंट मोर्चे पर ना जाना पड़े और आतंकवादियों को आगे भेजते रहो और परमाणु हथियारों का आप झांसा देते रहो, धौंस देते रहो। अब तो ये भी खत्म हो गया। हाँ, इसमें दो बातें हैं विशेष। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कभी सीधी लड़ाई में आई नहीं। 1948 में भी कबाइलियों को ये लेके आए, ठीक है साहब। 1999 में भी इन्होंने ऊपर जो है यही कहा कि साहब ये तो कबाइली हैं, ये तो वहां के लोकल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो मोस्टली पख्तून थे, पठान थे, उन लड़कों को या बलोचों को इन्होंने वहां पे शहीद करवाया। और एक कैप्टन करनैल शेर खान हुआ करते थे इनके, कैप्टन करनैल शेर खान भी पठान थे। उनकी साइटेशन निशाने हैदर के लिए वो यहाँ से ब्रिगेडियर बाजवा ने लिख के भेजी कि ही फॉट ब्रेवली। तो पाकिस्तानी जो पंजाबी हैं ये तो छुप के बैठने वाले लोग हैं यार, पटाते हाथ मार के ललकारे मारने वाले लोग हैं, ये लड़ नहीं सकते साहब। पहला तो इनकी यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए। दूसरा जो आपने कहा, आप ठीक कह रहे हैं कि 1971 के बाद पाकिस्तान और चाइना के बीच में कुछ अरेंजमेंट्स हुए और पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक टेस्ट है इन्होंने चाइना के साथ मिलके काफी पहले किया। चाइना ने इनको जो प्रोलिफरेट करके कहते हैं हम टेक्नोलॉजी दी, उसमें नाम कभी नॉर्थ कोरिया का आया, कभी AQ खान को इन्होंने अपना फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान बनाया, फिर उसी को अरेस्ट कर लिया, फिर तमाम किस्म की जो चीजें हैं ये पाकिस्तान ने की। पर जब तक इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी, चाहे इनके देश के टुकड़े हुए कुछ हो, ये कभी इस हद तक ये आगे नहीं आए हमारे को पिंच करने के लिए। और कुछ कमी हमारी नेशनल पॉलिसी में भी रही, जो हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। मैं समझता हूं कि जो ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसके अंदर एक रीसेट आया है और भारत जो एपिसेंटर से थोड़ा सा बाहर था, भारत ग्लोबल जो रीशिफ्ट है उसके केंद्र के बहुत नजदीक आ गया है। और कम से कम जब हम इस खित्ते की, इस हिस्से की, इस इलाके की बात करते हैं तो भारत इस इलाके का, आप ये मान के चलिए कि बॉस के रूप में उभर के आ रहा है। और चाइना और रशिया की जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, पर रशिया चाइना को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देता, डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं देता, पर रशिया ने भारत को ये कहा है कि चलो भाई हम दोनों मिलके अब ये S-500 जो S-400 से भी अगला है, इसको हम जॉइंटली प्रोड्यूस करते हैं, तुम बनाओ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT बोलते हैं जिसको हम, TOT के लिए भी रशिया अभी तैयार है भारत के साथ। और अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो दुनिया के अंदर अगर कोई टाइम टेस्टेड, समय के ऊपर टाइम टेस्टेड अगर कोई दोस्ती है तो भारत और रशिया की दोस्ती है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं कि जब तक ये स्टॉपेज ऑफ, पाकिस्तान ने तो सीज फायर बोला, जब तक स्टॉपेज ऑफ फायरिंग की बात नहीं हुई तब तक चाइना एक शब्द नहीं बोला। और अगर मैं देसी भाषा में हरियाणवी वाले बोल रहा करते हैं ना जी, इन्होंने सांस नहीं पाड़ी थी, इन्होंने सांस भी नहीं लिया कि ये क्या हो रहा है। इनके सारे इक्विपमेंट, चाहे इनके फाइटर जेट्स हो, चाहे इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हो, चाहे इनकी छोटी मिसाइलें हो, नथिंग वर्क। हमने हर एक को धराशायी किया। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ इतना आसानी से तो सीज फायर नहीं हुआ होगा, कोई तो डील हुई है, क्या हो सकती है? समय बताएगा सर। देखो, स्पेक्युलेटिव चीजों में मेरे को मत लेके जाओ, स्पेक्युलेशन मेरा काम नहीं है, स्पेक्युलेट करना। अपन तो हाँ, जो अभी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अपन खुल के बात कर सकते हैं और उसके ऊपर हम खूब मजे, हंसी चिचोले भी कर सकते हैं कि भी उनके साथ क्या हुआ है, कि भी उनकी तो घुटियां काट के रख ली अपने पास, खत्म कर दिया उनको। नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपकी भावना को। ये जो दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है, हाफिज सईद बैठा हुआ है, लखवी बैठा हुआ है, मसूद अजहर बैठा हुआ है,
कोई वापस नहीं आएगा। अज्ञात बंदूकधारी जिंदाबाद। ऑफिशियली चलिए किसी आप, को हैंड ओवर नहीं करेंगे, चाहे साले अपने हाथ से मार दें उनको। और इनको तो आपने मारने के लिए, ये इनको तो मारने के लिए जितने की एक मिसाइल है ना, उस मिसाइल के आप 10वें हिस्से का पैसा जो है वो आप किसी पाकिस्तानी अफसर को दे दो, मरवा देगा अपने आप। मिसाइल भी मारने की जरूरत नहीं है। बिकाऊ कौम है, मुनाफिक कौम है, बिकाऊ माल है, पूरा पाकिस्तान बिकाऊ माल है। पैसा फेंको, खरीदो इनको, इनको चाहिए पैसे बस। लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है आसिम मुनीर की, जो सनक थी कि अपना कार्यकाल बढ़वा लूं, टेंशन क्रिएट करके छोटा मोटा झड़पें करवा करके मैं 2 साल का कार्यकाल बढ़वा लूं। तो पाकिस्तान को तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बरसों लग ये जाएंगे संभलने में। मेरे को लगता नहीं कि, देखिए जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर शिफ्ट आएगा ना, वो पाकिस्तान को बहुत साल पीछे ले जाएगा, बहुत साल। और जब तक ये हमारे इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे तब तक हम इनसे 50-100 कदम आगे चले जाएंगे। तो अगली बार जो भी कुछ हो हमारे इनके बीच में, हम इससे भी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। उसका कारण ये कि हमारी जो डिफेंस है वो केंद्रित है चाइना की तरफ। हम पाकिस्तान से 20 गुना बड़े एक सेटअप के खिलाफ अपने आप को तैयार करके बैठे। और जब पाकिस्तान के ऊपर बात आती है तो हमको तो मतलब 10% भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ये निपट जाते हैं। ठीक साहब। और ये जो आपने कहा कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन की जो बात है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर एक परमानेंट शिफ्ट है। 10 साल नहीं साहब, अब ये बहुत पीछे चले गए। और ये आप, मैं एक अगर दर हकीकत बताऊं ना, तो पाकिस्तान को जीवन दान मिला है, बच गई। और मेरे जैसे लोगों को, मैं अपनी बात खुल के करता हूं, मुझे बहुत अफसोस है कि ये बच गए, पर ये कितनी देर के लिए बचेंगे ये मैं जानता नहीं। और इसके ऊपर मैं स्पेक्यूलेट भी नहीं करूंगा, पर मैं एक बात निश्चित बता देता हूं, ये कौम ऐसी है, इसका मोटो है HNS, हम नहीं सुधरेंगे। ये नहीं सुधरेंगे, ये हमारे को फिर मौका देंगे। हमारे को अपनी फौज पे जितना भरोसा है, हमारे को अपनी लीडरशिप के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, रक्षा मंत्री के ऊपर, CDS के ऊपर, सेना अध्यक्षों के ऊपर जितना भरोसा है, उससे ज्यादा भरोसा हमारे को इनकी मूर्खता के ऊपर है कि ये जंग लेके आएंगे हमारे दरवाजे पे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको इन पे अपने से ज्यादा भरोसा है। रमनीक सिंह मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, OCN नेटवर्क पर आने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब। सत श्री अकाल, जय हिंद। सत श्री अकाल, जय हिंद।